बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णमाला, वर्ण भेद। आप इसे वर्ण भेद भी समझ सकते हो। तो वर्ण भेद को समझने के लिए हमें समझना होगा कि वर्ण किसकी इकाई है, ठीक है। और यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हो और आपने वर्ण को नहीं समझा डिटेल से अच्छे से, तो फिर कोई फायदा नहीं है। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पहले भाषा से उठा लेते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य की इकाई पदबंध है। पदबंध की पद या शब्द, एक शब्द वो है, और शब्द की छोटी इकाई वर्ण है, या फिर ध्वनि कह सकते हैं। और ध्वनि और वर्ण एक ही बात होती है, ठीक है। चाहे ध्वनि बोले या वर्ण बोले, एक ही बात है। तो वर्ण की क्या परिभाषा हुई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण, सबसे छोटी और सार्थक इकाई को हम वर्ण कह सकते हैं। दूसरी तरह से क्या बता सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्लियर आया समझने वर्ण क्या होता है। अब पढ़ेंगे मानक हिंदी में वर्णमाला। तो मानक हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णमाला के 45 वर्ण होते हैं भाई, 45, जिसमें 35 व्यंजन और 10 स्वर होते हैं। और लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 अक्षर या वर्ण होते हैं, जिनमें 35 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञा, श्रय, श्रय श्रमिक वाला, ये 4 होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। बेटा हुआ समझ में आया? मानक हिंदी वर्णमाला मैंने आपको बता दी है। इसके बाद देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है, वो ह्रस्व शब्द होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं, सॉरी शब्द नहीं स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ये जो 3 हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। नंबर 2 पे दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है या जिनमें 2 मात्राएं होती हैं, वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं भाई। नंबर 3 पे है प्लुत स्वर, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है कि प्लुत स्वर क्या होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ प्लुत स्वर क्या होता है। जैसे हम ये बोलते हैं कई बार ओम, ओम का उच्चारण करते हैं ना। आप एक बार यहाँ देखिए, जब भी कभी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ, और ये बीच में ये देखो ए, अस की तरह से होता है। ये लंबा सा लिख के लास्ट में मैं लिख देते हैं। ये देखिए ये जो ये है ना बीच में आई बोलते हैं इसको, ये प्लुत स्वर होता है। जैसे आपने कभी रामायण में सुना हो राम, ऐसी कोई आवाज लगाते हैं ना पीछे से, तो रा लिख के उसके बीच में आ ऐसे लिख के बाद में मैं लिख देते हैं, तो ये होता है प्लुत स्वर। तो 3 तरह से स्वरों का वर्गीकरण होता है। इसके अलावा वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो इतने मेन नहीं होते। जैसे नासिका के आधार पर जो नाक में स्वर बोला जाए, नासिका के आधार पर, जैसे अंग, आए ना समझ में। दूसरी बात है हम बोले कि होठों के आधार पर वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, जैसे ऊ बोलते हैं, हमारे होठ गोल गोल हो जाते हैं ना, तो ये भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। लेकिन मेन 3 ही प्रकार से होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्लियर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण अब देखिए भाई, व्यंजनों का वर्गीकरण भी 3 तरह से होता है बेटा। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 उत्सम या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? अब इस बात को आप ध्यान से सुनो। जो 25 वर्ण होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे? यदि हम उनको बोलते हैं ना, तो वो हमारे मुख में कहीं ना कहीं जीवा टच होती है, इसलिए वो स्पर्श व्यंजन है। जैसे क वर्ग है, क वर्ग का क्या मतलब है कि क के 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अड़।
पांचों कै के वर्ण कै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जब हम का बोलते हैं ना, का, खा, कंठ से आवाज आती है तो ये कंठे हो गया। फिर च वर्ग, च, छ, ज, हमारी जीवा तालु से टच होती है, च वर्ग तालव्य हो गया। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ये मूर्धा से हमारी जीवा टच होती है, ट वर्ग मूर्धन्य हो गया। आ रहा ना समझ में। फिर तय जब हम बोलते हैं ना, तय, तय तलवार वाला, ता, था, दा, धा, ना, तो हमारी जीवा दांतों से टच होती है अंदर की साइड। तो बेटा जी तय वर्ग है ये दंतस्य हो गया। और ओष्ठे तय वर्ग हो गया। पा, फा, ब में हमारे होंठ ऊपर नीचे आपस में टच होते रहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के भी दो भाग हैं, घोषतव के आधार पर और प्राण तत्व के आधार पर। घोषतव के आधार पर क्या होता है, वर्ग का, वर्ग समझ गए होंगे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग। वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या मतलब है, का, खा, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। घोषतव के आधार पर दो भाग होते हैं, अघोष, सघोष। तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा पांचवा ग, घ, अड़े सघोष। इसी तरह कै वर्ग में पहला दूसरा च, छ, ट वर्ग में ट, ठ, त वर्ग में त, थ, प वर्ग में प, फ। पहले जो दो वर्ण होते हैं ना वो अघोष होते हैं, अगले तीन सघोष होते हैं। आया समझ में घोषतव के आधार पर। अब देखिए प्राणतव के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। तो अल्पप्राण में पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा वर्ण कौन सा हुआ, का, ख को छोड़ दो एक साइड, ग, कै और ग, कै कबूतर और गे गमला, ये दोनों क्या है अल्प प्राण। और ख, घ, अड़, ये तीनों क्या है, दूसरा चौथा पांचवा ये है महाप्राण। तो आपका स्पर्श व्यंजन भी क्लियर हुआ बेटा। मैंने पहले स्पर्श व्यंजन बताया 25 होते हैं घोषतव के आधार पर और प्राण तत्व के आधार पर भी मैंने समझा दिया। अब आगे देखिए आप अंतस्थ व्यंजन। अब 2 नंबर पे चल रहा है ना व्यंजनों के वर्गीकरण में, पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं बेटा जी, य, र, ल, व, 4, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये भी क्या होते हैं जो डिटेल से होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको जरूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि मैम जो ये लेवे हैं इनके भी जो रूट जो वगैरह जो भी इनके पार्ट होते हैं वो क्लियर से समझा दो, तो मैं समझा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे देखिए बेटा जी 3 नंबर पे है उस संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है, जैसे ये नाम से ही जाहिर होता है, संघर्षी, घर्षण होता है बोलते वक्त, गले में घर्षण होता है, कहीं भी घर्षण होता है तो वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए एक तो ये वाला श, ये वाला श, ये कौन से श आपको पता होना चाहिए, ये दंतस्य श है, ये मूर्धन्य श है, ये तालव्य श है और ये है हल। ये जो 4 होते हैं ना, 4 वर्ण, ये उसम या संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। और नंबर 5 पे ये मैं वैसे ही बता देती हूँ, उसम या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत थोड़ा नीचे आता अयोगवा क्या होते हैं, जो अनुस्वार होते हैं। ये देखिए आप लाइन के ऊपर जो अनुस्वार होता है, ठीक है ना, या फिर चंद्र बिंदु होता है, ये अयोगवा होते हैं। इनका अकेलों का कोई पर्पज नहीं होता, ये स्वर के बिना भी अधूरे हैं, ये व्यंजन के बिना भी अधूरे हैं। स्वर व्यंजन के साथ यदि ये अनुस्वार और ये चिन्ह ना जुड़े तो इनका कोई मतलब नहीं है। और लेकिन ये किसी शब्द, किसी अक्षर या वर्ण में जुड़कर उसके अर्थ में बहुत सारा परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए इनका नाम अयोगवा रखा कि अयोग्य, किसी योग के नहीं है, न स्वर के योग के है ना व्यंजन के योग के, फिर भी इनका मतलब है। तो ये हो गया आपके अयोगवा। मैंने वर्णमाला को बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझा दिया है। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।